नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपसे पिछली क्लासेस में बताया गया था कि आपका विज्ञान सीरीज़ चल रहा है और उस विज्ञान सीरीज़ में हमने शुरुआत की है जीव विज्ञान से। और जीव विज्ञान में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र, जैसे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे लगाते होंगे, जो भी स्टूडेंट्स लगाते होंगे, उनको पता होगा कि पाचन, पोषण तथा भोजन के अवयव से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी आपका पाचन यानी पोषण वाला तो आपका हो चुका है, यानी पोषण से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे लाइक आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपका पर्दाहारी में कौन सा जंतु आता है, आपको कैप्रोफैगी में कौन से जंतु आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बनते हैं, इस तरह की चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। यानी पोषण आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका चल रहा है पाचन वाला पोषण। पाचन में भी एक इंट्रोडक्शन हो गया था आपका कि एक ओवरऑल व्यू बता दिया था हमने कि पाचन में क्या होता है। पाचन में अगर हम देखें तो हमारा भोजन मुख गुहा से प्रवेश करते हुए ग्रसनी और ग्रास नली वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया वो पिछली वीडियोस देख लें कि ग्रसनी और ग्रास नली का एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्यों यहाँ पर ग्रसनी नहीं शो किए हैं, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम बताते चलें कि यहाँ पर भोजन सबसे पहले मुख गुहा में गया, मुख गुहा के बाद भोजन आया ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली के बाद भोजन हमारा आमाशय में आता है। तो आमाशय में एक एक चीज़ें को हम पढ़ेंगे। तो अब ये सब चीज़ें तो आपकी हो चुकी थी। यहाँ पे एक हमने रे डायग्राम भी बना दिया था कि कहाँ कहाँ से भोजन आ रहा है। ग्रसनी से ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत के तीनों भाग बता दिए गए थे, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। इंग्लिश भी सबका बताया गया था पिछली क्लास में। ग्रहणी मतलब डिओडेनम, मध्यांत्र मतलब जेजुनम, शेषांत्र मतलब इलियम। यानी डिओडेनम, जेजुनम, इलियम ये तीनों पार्ट हमारी छोटी आंत के होते हैं। फिर बड़ी आंत के भी तीनों पार्ट आपको बताए गए थे। कौन कौन से बताए गए थे? पहला था क्या? सीकम, दूसरा था आपका दूसरा था कॉलन और तीसरा था रेक्टम। यानी ये तीनों हिंदी इंग्लिश सब कुछ बताया गया था आप लोगों को। बड़ी आंत, उसके बाद भोजन हमारा मालाशय में आता है, वहाँ स्टोर रहता है, उसके बाद समय समय पर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी थी। अब हमने कहा था हम एक एक को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में। यानी भोजन क्योंकि सबसे पहले हमारे मुख गुहा में आ रहा है, तो सबसे पहले हम मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। और जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता है कि मुख गुहा के बारे में कुछ चीज़ें बता दी गई थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा पाचन होता है वो मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है। तो यानी 5% कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख गुहा में पच जाता है। और मुख गुहा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिह्वा के बारे में। और जिह्वा के बारे में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा कि जिह्वा से हमारी सिक्रीट होती है लार। यानी कि लार अगर हम देखें तो पूछ लेता है एग्जाम में कि लार का पीएच कितना होगा। तो लार का पीएच होता है कितना? 6.8 होता है लार का पीएच। यानी जो लार अगर पूछा जाए बताइए अम्लीय है कि क्षारीय है, तो आपको पता है अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो हम उसको क्षारीय कहते हैं, और 7 से कम रहती है तो उसको अम्लीय में कंक्लूड करते हैं, और 7 पे रहता है तो उसको न्यूट्रल कहा जाता है। तो क्योंकि ये 7 से कम है तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी लार अगर पूछा जाए पीएच तो ये होता है हल्का अम्लीय, यानी लार हल्का अम्लीय होता है। अब हम आगे चलें तो देखते हैं लार में हमारे केवल जैसे हमने रट के रखा है कि लार में टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, रट के रखा है हमने, ठीक है। तो टाइलिन होता है, लेकिन टाइलिन ही सिर्फ नहीं होता है, हमारे लार में पाया जाता है टाइलिन, लार में होता है डायस्टेज, लार में होता है लाइसोजाइम, लार में होता है म्यूलिन। यानी इतनी चीज़ें हमारे लार में पाई जाती हैं, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो इन सब का काम पिछले क्लासेस में बताया गया है। जैसे लाइसोजाइम का काम क्या होता है? ये जीवाणुरोधी का काम करता है। टाइलिन और डायस्टेज ये दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करने का काम करते हैं, और म्यूलिन हमारे भोजन को चिपचिपा यानी म्यूकसफुल बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हुई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने जिह्वा के बारे में कि जिह्वा में हमारे कितनी लार हमने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में आता है बताइए मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और लार ग्रंथियों में अब तो और घुमाकर क्वेश्चन पूछने लगा है कि कौन सी लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, किस लार ग्रंथि की उपस्थिति कहाँ पर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम जिह्वा के बारे में देखते हैं। हमारे जिह्वा का अलग अलग भाग अलग अलग स्वाद को बताता है, ठीक। जो हमारे जिह्वा का
अग्रभाग है, यानी फंगी फॉर्म को हम कहते हैं अग्रभाग। अग्रभाग का अगर हम नाम देखें, हिंदी में उसको अग्रभाग कहते हैं, इंग्लिश में उसको फंगी फॉर्म कहते हैं। और फंगी फॉर्म में पूछा जाए कि बताइए जिह्वा का जो अग्रभाग होता है ये इससे हमको कौन सा स्वाद मिलता है, कौन सा टेस्ट मिलता है, तो अग्रभाग से हमको मीठा तथा नमकीन का स्वाद मिलता है। एग्जाम में आपके आया हुआ है कि जिह्वा के अग्रभाग से हमको कौन से स्वाद का पता चलता है, तो अग्रभाग से हमें मीठे और नमकीन का पता चलता है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए बताइए जिह्वा के पार्श्व भाग को कहते क्या है, पहली बात तो ये पूछ लेगा। तो पार्श्व भाग को हम फिलीफॉर्म कहते हैं। फिलीफॉर्म हमारा क्या है, ये पार्श्व भाग है अगर हिंदी में बात करें इसका। और पार्श्व भाग से हमें कौन से स्वाद का पता चलता है, तो पार्श्व भाग से हमें खट्टे का पता चलता है, नहीं खट्टा जो स्वाद होता है उसका पता हमें अपनी जिह्वा के पार्श्व भाग से पता चलता है। और आप यहाँ पर जो भी प्रीवियस से लगाते होंगे उनको पता होगा कि ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में आती हैं कि जिह्वा में कौन सा पोर्शन हमको कौन से स्वाद का की अनुभूति देता है। अब अगर पूछ लिया जाए बताइए जो पश्च भाग होता है हमारे जिह्वा का, पश्च भाग से कौन से स्वाद का पता चलता है, पहली बात उसका नाम जान लेते हैं। पश्च भाग को हम कहते हैं क्या, सरकम वैलेट नाम होता है, क्लियर हो रहा होगा, सरकम वैलेट। और इससे कौन से स्वाद का पता चलता है, तो पश्च भाग से हमें कड़वे और तीखे का पता चलता है। यानी ये ओवरऑल व्यू आपका हो गया जिह्वा के बारे में। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, चाहे तो आप इसको पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं कि मनुष्य के जिह्वा में तीनों भाग का अलग अलग काम है। अग्रभाग का काम है मीठे और नमकीन का पता चलता है, पार्श्व भाग से हमें खट्टे का पता चलता है, पार्श्व भाग को हम फिलीफॉर्म कहते हैं, अग्रभाग को हम फंगीफॉर्म कहते हैं, पश्च भाग को हम सरकमवैलेट कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जाम इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि अभी मुख गुहा ही हमारा चल रहा है, तो मुख गुहा में हम पहले जिह्वा को लिए हैं, जिह्वा के हमने लार का पीएच समझ लिया, हमने अपने जिह्वा के अलग अलग पोर्शन से स्वाद समझ लिया। अब हमको समझना है कि जो लार ग्रंथियाँ, जैसे कि आजकल खूब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पहले हमें ये जानना है कि लार ग्रंथियाँ आखिर होती कितनी हैं हमारे अंदर। तो लार ग्रंथियाँ अगर संख्या में पूछी जाए तो संख्या में 6 होती हैं। और अगर जोड़े में पूछा जाए बताइए कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी मनुष्य के अंदर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब सबका नाम देख लेते हैं, यानी 2-2 में सब पाई जाती हैं। 2 हमारे सबलिंगुअल होगा, 2 पैरोटिड होगा और 2 सब मैक्सिलरी या उसी को सब मैंडिबुलर कहते हैं। सब मैंडिबुलर चाहे सब मैक्सिलरी दोनों एक ही है, ठीक है, लार ग्रंथियाँ। अब देख लेते हैं, आपके एक बार एग्जाम में आया था कि बताइए मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम। तो मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड होती है। और ये उपस्थित कहाँ पर होती है, तो कान के नीचे, यानी हमारे कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड होती है। वही वो एक तरह की लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड, और वही हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और एग्जाम में पूछता है जैसे जो हमको मम्स, एक रोग आपने सुना होगा गलसुआ, उसको हिंदी में कहते हैं गलसुआ और उसी को इंग्लिश में मम्स कहते हैं। और मम्स कैसा रोग होता है, एक तरह से हमारा वायरल डिजीज़ होता है, मतलब वायरस से होने वाला रोग है। क्योंकि पैरोटिड, आप यहाँ टिक कर लीजिएगा, पैरोटिड ग्लैंड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ग्लैंड है। इसे देखिए कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला तो यही पूछ लिया मनुष्य के में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। इसकी उपस्थिति पूछ लेगा कि बताइए मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, तो हमें लगता है कि मुख गुहा में ही कहीं अगल बगल होगी, लेकिन सबसे बड़ी लार ग्रंथि उपस्थित होती है कान के नीचे, यानी सबसे बड़ी लार ग्रंथि हमारी कान के नीचे उपस्थित होती है, जिसे पैरोटिड कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, बताइए जब मनुष्य में गलसुआ यानी मम्प्स रोग होता है, वो कौन सी ग्लैंड में सूजन आ जाने की वजह से मम्प्स रोग हो जाता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन से ग्लैंड के सूजन से मम्प्स हो जाता है, मम्प्स डिजीज़ हो जाता है, तो हमारे पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाने की वजह से मम्प्स यानी कि गलसुआ रोग मनुष्य में हो जाता है। ठीक, मम्प्स रोग पता होगा बहुत से लोगों को, उसमें हमारे कान के नीचे से सूजन शुरुआत होती है और गले से लेकर के पूरे गाल तक पूरा सूजन आ जाती है। वो एक तरह का वायरल डिजीज़ होता है और वो उसमें पैरोटिड ग्लैंड फूल जाती, स्वेल कर जाती है, जिसकी वजह से हमें वो रोग हो जाता है। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं, मतलब अगर पूछा जाए और सबसे छोटी लार ग्रंथि, तो सबलिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और ये कहाँ पर उपस्थित होती है, तो ये होती सबसे छोटी लार ग्रंथि हमारी जीभ के नीचे। तो आप इसको नोट करते चलिएगा कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली लिख लीजिएगा सबलिंगुअल लार ग्रंथि,
सबलिंगुअल लार ग्रंथि में लिख लीजिएगा, मनुष्य में सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है जो कि मनुष्य में जीभ के नीचे उपस्थित होती है। दूसरा हमको लिख लेना है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो कि कान के नीचे उपस्थित होती है। पैरोटिड ग्लैंड से और भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं कि मनुष्य में गलसुआ रोग पैरोटिड ग्लैंड में सूजन से आ जाती है। और दूसरा आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है पैरोटिड से, जो सांप का जहर होता है, सांप का जहर कौन सी ग्लैंड में बनता है? तो सांप का जो पैरोटिड, सांप में भी पैरोटिड ग्लैंड होती है, तो सांप का जहर सांप के पैरोटिड ग्लैंड में बनता है। एक ये भी क्वेश्चन हो गया इससे। अगला क्या है? अगली ग्लैंड हमारी है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और इसकी उपस्थिति हमको केवल याद रखनी है कि सबमैंडिबुलर या फिर सबमैक्सिलरी ग्लैंड उपस्थित कहाँ पर होती है? तो ये हमारे जबड़े में धसी होती है। ठीक, आप आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। यानी आपको आज पता चल रहा है क्या यहाँ पे चीज़ें क्या क्या बताई गई हैं। जिह्वा के आपको सारे पार्ट्स बताए गए हैं, आपको सारी लार ग्रंथियाँ बताई गई है, और ये सब चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आज आपका क्या हुआ, अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, कौन सा पोर्शन, मुख गुहा वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा मुख गुहा के पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ग्रसनी ग्रास नली में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, पहले ही बताया गया था, क्योंकि यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया कोई होती ही नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि क्रमानुकंचन गति कौन करवाता है, यानी भोजन को रास्ता देने का काम कौन करता है, यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कौन करता है? तो ये ग्रसनी और ग्रास नली। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब होता है कि पहले जैसे एक नली है, नली पहले श्रिंक करेगी तो फूड अंदर आता है, फिर वो नली क्या होगी, फिर ब्रॉड हो जाएगी, तो फिर फूड अंदर आएगा, फिर श्रिंक करेगी, फिर ब्रॉड होगी। ऐसे ये वाला जो मूवमेंट होता है, यानी पहले भोजन को रास्ता देने के लिए वो श्रिंक मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और फिर फैल रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर फैल रही है। तो इस तरह का जो मूवमेंट हो रहा है नलियों में, उसको हम नाम देते हैं क्रमानुकंचन गति। और ग्रसनी तथा ग्रास नली में क्रमानुकंचन गति के द्वारा भोजन को रास्ता देने का काम किया जाता है। ठीक, अब यहीं पर आपने पढ़ा था एपिग्लॉटिस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो पिछली क्लास में बताया गया है, एग्जाम में एपिग्लॉटिस से क्वेश्चन भी बना है। एपिग्लॉटिस, यवला, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप पिछली क्लास में जाकर उसको ज़रूर देखना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हमको अब पढ़ना है अपना पोर्शन। अभी आपको मुख गुहा में एक और बचा है, मुख गुहा में जीवा के बारे में हुआ है, लेकिन मुख गुहा में अभी हमने दांत के विषय में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो दांत के विषय में पढ़ लेते हैं, मुख गुहा में दांतों का क्या काम है। और आई थिंक ये सब हो गया होगा, एक बार आप और देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उसको कृपया नोट कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे कहाँ पर, अब हम चलेंगे दांतों की ओर अपने, यानी कि दांत के बारे में भी हमको पढ़ना है। अगर पूछा जाए मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो अब तक तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रट गई होंगी कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन सा देख लेते हैं। पहला होता है क्या, कृंतक, जिसको हम कहते हैं इंसीजर। ठीक है, इंसीजर। दूसरा होता है रदनक, जिसको कहते हैं हम कैनाइन। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और चौथे दांत का प्रकार हमारा है क्या, चवर्णक। चवर्णक यानी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इतने प्रकार के हमारे अंदर दांत पाए जाते हैं। अब सबकी संख्या जान लेते हैं। यानी अगर पूछा जाए ओवरऑल कृंतक की कितनी संख्या होती है हमारे अंदर, तो कृंतक ओवरऑल पाया जाता है 8। पूछा जाए रदनक कितना होता है, तो रदनक की संख्या होती है 4। अग्रचवर्णक की संख्या भी 8 होती है, और चवर्णक की संख्या होती है हमारे अंदर 12। यानी कृंतक, अब ये ओवरऑल संख्या बताई गई है, तो यानी 8 है तो ऊपरी जबड़े में 4 होगा, निचले जबड़े में 4 होगा। यानी रदनक अगर ओवरऑल 4 है तो ऊपर वाले जबड़े में 2 होता है, नीचे वाले जबड़े में 2 होता है। अग्रचवर्णक की संख्या अगर 8 है तो ऊपर वाले जबड़े में 4 होता है, नीचे वाले जबड़े में 4 होता है। और चवर्णक की संख्या अगर 12 है तो नीचे वाले जबड़े में 6 और ऊपर वाले जबड़े में 6। यानी जबड़ों के हिसाब से बराबर बराबर, यानी 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे पाए जाते हैं, इसलिए ओवरऑल दांतों की संख्या आती है 32। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। आ गया आपका 32।
और यहाँ पर क्या है, आप 16 + 16 आप जोड़ सकते हैं, ये आ रहा है। तो यानी इस तरह से आपके दांतों की संख्या होती है। कृंतक की संख्या आप यहाँ पर समझ लीजिए कितनी होती है, 8 होती है। रदनक 4 होता है, अग्रचर्वणक 8 और चवर्णक 12। ठीक, तो ये आपके दांतों की संख्या हो गई। अब आपसे अगर पूछ लेता है, आजकल आता है एग्जाम में, बताइए डेंटल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, वयस्कों में डेंटल फार्मूला बताइए। तो डेंटल फार्मूला हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो डेंटल फार्मूला बार बार हम रटते हैं और रटी हुई चीज़ें बड़ी जल्दी भूल जाती हैं, सबको पता है। तो देखिए, अब रटने वाला काम नहीं करना है, हम चीज़ों को समझते हैं कैसे हम डेंटल फार्मूला को निकालते हैं। तो हम ऊपर वाले जॉ को बताते हैं, नीचे वाले जॉ का आप अपने आप समझ लीजिएगा। यानी ऊपर वाले जबड़े में जो दांतों की संख्या होगी वही तो नीचे वाले जबड़े में होगी, कुछ अलग तो होगा नहीं। तो यहाँ पर समझते चलते हैं। सबसे पहले क्या हमने बताया, कृंतक, और कृंतक की संख्या ऊपर वाले जबड़े में कितनी है, 4 है। तो पहले कृंतक बना लेते हैं, इसकी 4 संख्या, यानी कृंतक की संख्या होती है 4। 1 2 3 4, कृंतक 4 हो गया। उसके बाद हमने कहा रदनक की होती है 2, यानी कि ऊपर वाले जबड़े में हमको 2 बनाना है। तो यानी रदनक आप देखेंगे इस तरह से थोड़ा नुकीला रहता है। आप देखेंगे 4 दांत तो आपके सेम साइज के हैं सामने, लेकिन आप 5वां दांत देखते हो वो थोड़ा नुकीला रहता है। तो वो नुकीला दांत कौन सा होता है, वो होता है रदनक। ठीक है, अब अगला क्या हमको बनाना है, अग्रचर्वणक। और अग्रचर्वणक ऊपर कितना है, अग्रचर्वणक ऊपर है 4, यानी अग्रचर्वणक ऊपर हम 4 बना लेते हैं। यानी कितना हो गया, 4, यानी 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया। तो अग्रचर्वणक हो गया कितना, 4, और चवर्णक ऊपर हमारा कितना रहेगा, 6। तो चवर्णक के ऊपर हम 6 बना लेते हैं, यानी चवर्णक की संख्या हमारी रहेगी कितनी, 6 रहेगी। तो 6 बना लेते हैं। यानी आप देखेंगे इस तरह की संरचना, यानी 3 दांत इधर और 3 इधर। ठीक है, तो यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला पोर्शन जो है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं कौन सा दांत, चवर्णक बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मोलर। चवर्णक को हम क्या कहते हैं, मोलर बना रहे हैं। और जो आपको ब्लू ब्लू दो दिख रहा है, ये हमारे कौन से दांत हैं, ये हमारे हैं अग्रचवर्णक। ये दोनों क्या बना रहे हैं, अग्रचवर्णक, जिसको हम कहते हैं प्री मोलर। ठीक है, आपका क्या है, प्री मोलर। आपका ये जो नुकीला वाला है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं हमारा रदनक। कौन सा, रदनक। रदनक मतलब कैनाइन। और ये जो 4 आपको बीच में दिख रहे हैं, ये चारों मिल करके बना रहे हैं कौन सा, कृंतक। कृंतक यानी कि इंसीजर। ठीक, अब आपको ये दिख रहा होगा, यानी कि आपको यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वही चीज़ें यहाँ पर हैं। आप इसको पहले बना लीजिए, इसको देख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। इसी से आपका डेंटल फार्मूला निकलेगा। बस जैसा आपने संख्या को पढ़ा है वही संख्या यहाँ पर अरेंज कर दीजिए, उसके बाद देखिए डेंटल फार्मूला। आई थिंक ये हो गया होगा आपका। अब देखते हैं इसे डेंटल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो डेंटल फार्मूला बहुत सिंपल है निकालना, आप एक बार बस समझ जाइए इसको। आप जो बार बार डेंटल फार्मूला को रटते हो एग्ज़ाम के टाइम पे, और फिर जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो भूल जाते हो, तो वो वाली कंडीशन आपकी ना आने पाए, इसके लिए चीज़ों को आप देखिए। आप यहाँ पे से भी मतलब दोनों को एकदम हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। हाफ पोर्शन में जब आप डिवाइड करते हो इस तरह से एक लाइन बनती है, यानी जहाँ पर आपका इंसीजर है 4 है ना, तो जस्ट जो 2 वाला इंसीजर है, 2 इंसीजर के साथ, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एकदम हाफ डिवाइड हुआ है। इधर 3 चवर्णक है, इधर भी 3 चवर्णक है, इधर आपका 1 अग्रचवर्णक है, इधर भी 1 अग्रचवर्णक है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, आपको बहुत सिंपल से मतलब 2 अग्रचवर्णक उधर भी, 2 अग्रचवर्णक उधर भी मिलेंगे। और अगर रदनक की बात करें तो रदनक इधर भी 1 है, उधर भी 1 है, इंसीजर उधर 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब जो चीज़ें जैसी हैं, यानी देखिए डेंटल फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम इंसीजर को लिखते हैं, फिर कैनाइन को लिखते हैं, फिर प्री मोलर को लिखते हैं, और फिर मोलर को रखते हैं। यही होता है। और नीचे वाले जबड़े में भी यही रहेगा, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर और फिर मोलर। और क्योंकि ये हमारा हाफ पोर्शन ही तो है, नीचे भी सेम टू सेम यही है, यानी इंटू 2 कर देते हैं। ठीक, अब जो जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं सेम टू सेम वैसा लिख देना है। इंसीजर आपको कितना दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, तो लिख लीजिए 2। कैनाइन कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो लिख लीजिए 1।
आपको प्री मोलर कितना दिख रहा है? दिख रहा है 2, लिख लीजिए 2। मोलर आपको कितना दिख रहा है? यहाँ पे सीधे सीधे 3 मोलर दिख रहे हैं, तो लिख लीजिए 3। सेम टू सेम वही तो नीचे भी होगा, यानी सेम टू सेम वही तो इधर भी है ना, तो वही इधर भी लिख लीजिए 2 1 2 3। और सेम टू सेम उतनी ही चीज़ें आपके नीचे हैं जो आपने यहाँ लिखा है ऊपर नीचे करके, वही तो इस पोर्शन में भी उतना ही है सेम टू सेम, तो इंटू 2 कर लीजिए। ये हो गया आपका वयस्कों के लिए डेंटल फॉर्मूला। ठीक, आई थिंक अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम डेंटल फार्मूला कैसे निकालते हैं। यानी मतलब रटना आसान हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी तो आपको क्लियर होना चाहिए, आखिर ये लिखते क्यों हैं हम डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला लिखने का यही उद्देश्य है कि यहाँ पर हमको दांतों की एग्जैक्ट पूरी संख्या पता चलती है, कितने मोलर हैं, कितने प्री मोलर हैं, कितने कैनाइन हैं, कितने इंसीजर हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाती होंगी। ठीक है, अब आपका हो गया दांत। अब दांत के बाद अब हम पढ़ेंगे किसके विषय में? दांत हमारा क्लियर हो गया ना, दांतों के विषय में। देखो क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे आता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अग्र चौवर्णक तथा चौवर्णक का अनुपात बताइए। क्वेश्चन था आपका कि अग्र चौवर्णक अनुपाते चौवर्णक कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि अग्र चौवर्णक कितना है? 8 है। चौवर्णक कितना है? 12 है। तो यहाँ पर आप बताइए अनुपात कितना होगा? तो अनुपात इतना यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2:3 का अनुपात होता है। यानी अग्र चौवर्णक और चौवर्णक के बीच में क्या अनुपात है? तो आपका अनुपात है 2:3। सीधी सीधी यहाँ पर दिख रहा है क्या अनुपात है। इसी तरह किसी के भी बीच में अनुपात पूछ सकता है, रदनक और अग्र चौवर्णक के बीच अनुपात पूछ सकता है, कृंतक और चौवर्णक के बीच का अनुपात पूछ सकता है। तो आपको जब संख्याएं पूरी याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के कहे, अनुपात पूछे आपसे, काम पूछे आपसे, संख्या पूछे आपसे, डेंटल फॉर्मूला पूछे, कुछ भी पूछे, आप दांतों से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब यानी कि मुख गुहा हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें हमने जिह्वा के बारे में पढ़ लिया, उसमें हमने लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया, उसमें हमने कौन टेस्ट बड पढ़ लिया कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट बड हमको कौन से टेस्ट का की अनुभूति करवाती है, हमने ये पढ़ लिया। मतलब मुख गुहा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा चलेगा टॉपिक क्या? आमाशय। ठीक है, क्योंकि ग्रसनी और ग्रास नली में हमने बताया कि कुछ होता ही नहीं है ग्रसनी और ग्रास नली में। तो मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अब हमको पढ़ना है क्या? आमाशय। ठीक है, आमाशय पे चलते हैं। तो आमाशय आपने देखा, ये वाला पोर्शन आमाशय है। तो अगर हम आमाशय की बात करें तो हमारे आमाशय में 3 भाग होता है। आमाशय में हमारे 3 भाग होता है। तो पहला भाग को हम कहते हैं क्या? कार्डिएक। दूसरा भाग होता है हमारा फॉन्डिक, और तीसरा भाग होता है हमारा पाइलोरिक। ठीक, देखिए अब आमाशय से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आमाशय की सबसे पहले उपस्थिति पूछ लेगा, आमाशय कहाँ पर उपस्थित होता है। तो ऐसे ही ऑप्शंस आपको देगा कि आमाशय ग्रास नली तथा बड़ी आंत के बीच में उपस्थित होता है, आमाशय अग्नाशय से और बड़ी आंत के बीच में उपस्थित होता है, आमाशय यकृत और बड़ी आंत के बीच में उपस्थित होता है। तो देखा जाए तो आमाशय एग्जैक्ट लोकेशन हमको देखनी हो तो आप देख रहे हैं आमाशय शुरू कहाँ पर हो रहा है? ग्रास नली से। यानी ग्रास नली से शुरू होगा और फिर कहाँ से यहाँ पर इसकी एंड कहाँ पर हो रही है? तो यहाँ पर हमारी छोटी आंत निकल रही है ना आमाशय के यहाँ से। तो छोटी आंत ऑप्शन में नहीं देता है। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? ग्रहणी। तो यानी हमारा आमाशय जो होता है वो ग्रास नली तथा ग्रहणी के बीच में उपस्थित होता है। यानी हमारे आमाशय की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आमाशय हमेशा हमारा ग्रास नली से शुरू होता है और इसका लास्ट एंडिंग कहाँ पे होती है? तो ग्रहणी में आकर इसका एंडिंग होता है। ठीक है, आमाशय का पहला भाग हमारा कार्डिएक है और कार्डिएक से सिक्रीट होता है, कार्डिएक से HCl। HCl का काम आपको बताया गया था क्या होता है। HCl एक तो जीवाणु रोधी का काम करेगा, यानी हमारे भोजन में अगर कोई जीवाणु हैं, कोई जर्म्स हैं, कोई बैक्टीरिया है, इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको किल करने का काम करता है। और दूसरा HCl का काम क्या होता है? हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, भोजन को एसिडिक बनाएगा और जीवाणु रोधी 2 काम होता है कार्डिएक में। ठीक,
फिर भोजन कहाँ पर जाता है, फॉन्डिक में, और फॉन्डिक में जब भोजन आता है तो यहाँ पर इस तरह की एक संरचना पाई जाती है जिसको हम रूजी कहते हैं। इसकी वजह से भोजन यहाँ काफ़ी देर तक ठहरता है। यानी पूछा जाए भोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है, तो सबसे ज़्यादा देर भोजन आमाशय में रहता है। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन कहाँ पर हो जाता है, तो हमारे आमाशय में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद भोजन कहाँ पर आता है, हमारे पाइलोरिक वाले फॉर्म में आएगा। तो पाइलोरिक में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथियाँ। और ये जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो पाइलोरिक जूस या फिर हम कहते हैं जिसको जठर रस का स्रावण करती हैं। और ये जठर रस जो रहता है, जो वहाँ पर भोजन हमारा अम्लीय हो गया था, जठर रस उसको क्षारीय थोड़ा बनाता है, यानी बेसिक बनाता है। यही काम होता है जठर रस का। और जो जठर ग्रंथियाँ रहती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं, अगर पूछा जाए तो ये जठर रस का स्रावण करते हैं, पाइलोरिक। ठीक, तो आपका ओवरऑल आमाशय से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा देखने में बोरिंग लगता है। तो इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो तो इसी तरह से आपकी सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाएंगी। जैसे आज मुगुहा हो गया है, आमाशय हो गया है, कल आपका छोटी आंत और बड़ी आंत, अगली वीडियो में छोटी आंत बड़ी आंत दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगली एक क्लास और रहेगी जिसमें आपको भोजन का अवयव यानी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का ओवरऑल एक बता दिया जाएगा एग्जाम में कैसे, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आज तक इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं इससे रिलेटेड। तो ये सारी वीडियो लेकर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप तब तक ये सारी चीज़ें आप अपने रिवाइज करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और मिलते हैं अब हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।